बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हफ्ते का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हफ्ते का ऐलान कर दिया है और बताया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। जो प्रेस रिलीज़ मुख्तसर से आई है उसमें लिखा है कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाये कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज़ आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल में इस प्रेस रिलीज़ के आने के बाद 3-4 अहम सवाल पैदा होते हैं। सबसे अहम सवाल तो ये पैदा होता है कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी गई। देखिए, जब ये फैसला किया जा रहा होगा कि ये प्रेस रिलीज़ निकालनी है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की, तो उस वक्त ये ज़ेर गौर भी होगा कि आखिरी हफ्ते में तारीख कौन सी हो सकती है। जाहिर है ये ज़ेर गौर भी होगा कि आखिरी हफ्ते में जो इतवार पड़ता है वो 28 जनवरी का पड़ता है। ये ज़ेर गौर भी होगा कि फिर 28 जनवरी ही की तारीख दे दी जाए और ऐलान कर दिया जाए कि 28 जनवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। ये ज़ेर गौर ज़रूर होगा जब ये ज़ेर गौर होगा कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इसके बावजूद तारीख नहीं दी गई, तो फिर इसका मतलब है कि किसी ने मशवरा दिया होगा उसी इजलास में बैठे हुए कि ऐसा करते हैं कि सिर्फ हफ्ते का बताते हैं कि किस हफ्ते में इलेक्शन होगा, अभी तारीख नहीं बताते। तारीख दे दी तो फंस जाएंगे, अगर तारीख दे दी तो फिर फंस जाएंगे। इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहकर फिलहाल इसी पर गुजारा करते हैं। हालांकि जब हफ्ता डिसाइड हो गया है तो तारीख का तय होना तो चंदा मुश्किल नहीं है। यह भी आप नहीं कह सकते कि इतना अर्सा पहले तारीख नहीं दी जाती है। आपको याद होगा कि मार्च अप्रैल में जब इलेक्शंस की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी, तो उस वक्त इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर दे दी थी। 8 अक्टूबर को के लिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख 6 महीने पहले दे दी थी, 8 अक्टूबर को होगा, तो इसका मतलब है कि पहले तारीख दी तो जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद तारीख नहीं दी गई। अब तारीख का ना दिया जाना ज़ाहिर है कुछ शक्कू को शुबहात को जन्म देता है और इस शक को जन्म देता है कि अभी ये मामला हतमी नहीं है। अगर हतमी होता तो तारीख आ गई होती, अगर अभी हतमी शायद नहीं है, इसीलिए एहतियात को मलहूज़े खातिर रखते हुए तारीख नहीं दी गई कि अगर तारीख दे दी गई तो फिर उस पर पक्का होना पड़ेगा, इस मरतबा उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि पहले के हालात मुख्तलिफ थे, अब तो बहरहाल इलेक्शन होने हैं। तो इसलिए तारीख ना दिए जाने पर मेरे ख्याल में अहम सवालात जन्म लेते हैं कि जब सब चीज़ें तय हैं, आपको पता है कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी करना है, हल्का बंदियों का शेड्यूल कब आना है, हतमी फहरिस्त कब जारी करनी है, दरख्वास्त पर मुख्तलिफ हल्कों के एतराज़ात को दूर करके कब अपनी हतमी फहरिस्त जारी करनी है, तो ये सब आपको जब पता है तो सिर्फ ये नहीं पता कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, तो ये हैरत की बात है। तो मेरे नज़दीक अभी ये 100% हतमी नहीं है जो हुआ है, क्योंकि अगर हतमी होता तो तारीख आ चुकी होती। अच्छा, लेकिन चलें, फिर भी हम गनीमत मानते हैं कि हफ्ता तो बता दिया गया कि किस वीक में इलेक्शन होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बताया गया है कि इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी इस बात पर पक्का रहता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, जो कि इतवार बनती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल इससे ये जन्म लेता है कि ये जो आज ऐलान हुआ है, क्या इसका मकसद कुछ अफवाहों की तरदीद करना भी है, अफवाहों के खात्मा भी है? क्योंकि एक अफवाह पिछले 3 दिन से बहुत जो है वो सर उठाए हुए है, बहुत सरगर्म है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब के हवाले से फैसला आने के बाद चूंकि बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गया है नैब और मुख्तलिफ तरह के केसेस खुल गए हैं। आज समाअत हुई है राजा परवेज़ अशरफ के मामले पर। राजा परवेज़ अशरफ का जो केस है रेंटल पावर का, उसके मामले पर समाअत हुई है और राजा परवेज़ अशरफ को समन जारी हो गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, और जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब तक सदर कोई नया नहीं आता सदर बरकरार रहता है, इसी तरह से जब तक कोई नया स्पीकर नहीं आता तो स्पीकर भी बरकरार रहता है। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और जो है वो उनके ख़िलाफ़ ये अब उनको सम्मन जारी हो गए हैं कि वो आकर जो है वो पेश हों अपने रेंटल वाले केस में। तो ये चूंकि बहुत तेज़ी आई है नैब के केसेस में, तो एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि जिस तेज़ी के साथ सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि भाई इलेक्शन कोई नहीं होने। ये जो अफवाह 2-3 दिन से चल रही है, मेरा ख़्याल है कि आज के इस ऐलान का मकसद इन अफवाहों का ख़ात्मा भी है
और मकसद ये भी है कि ये अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ जाएं और ये जो एक गैर यकीनी के बादल हैं, क्योंकि गैर यकीनी के बादल सिर्फ सियासतदानों में नहीं होते, सिर्फ आवाम में नहीं होते, ये कारोबारी हजरात में भी होते हैं, ये इन्वेस्टर्स में भी होते हैं। लोग अपनी प्लानिंग्स नहीं करते, अपना रुपया रोक लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और वो सोचते हैं कि ठीक है नई हुकूमत आएगी फिर देखेंगे, अभी पैसा फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मार्केट बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार है। और एक और फैक्टर भी है और वो IMF का फैक्टर है। IMF ने 12 लोन की तीसरी किस्त जो है वो मुंतखब हुकूमत को जारी करनी है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी जो एक अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी की कैफियत और अफवाहें थी उसके ख़ात्मे के लिए भी ये बता दिया गया है कि खातिर जमा रखिए, इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। तो मेरा ख्याल है पहली कोशिश तो ये है इलेक्शन कमीशन या फैसला साजों की कि इन अफवाहों का दम घोंटा जाए, इन अफवाहों का दम तोड़ा जाए और चीज़ें जो हैं वो बेहतर समत में ले जाई जाएं। तीसरा ये हो सकता है कि क्या ये आज का जो ऐलान है, अहम सवाल ये है, ये आज की लंदन बैठक पर असरअंदाज होगा? ये मेरे नज़दीक ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि आज लंदन बैठक होनी है, उसमें मरीम नवाज साहबा बैठेंगी, नवाज शरीफ साहब बैठेंगे, शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे, शायद कोई और भी अहम लीडर्स हों, लेकिन ये तीनों बुनियादी तौर पर बैठकर फैसला करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी का। अब नवाज शरीफ की वापसी मैंने कल भी बताया था कि डावाडोल है और उसकी कई वजूहात हैं जो मैंने कल तफसील से डिस्कस की थी। नवाज शरीफ साहब अब एक तरफ अगर ये फैसला कर रहे हों कि भाई ये जो नैब की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, केसेस दोबारा से खुल गए हैं, इन हालात में तो बिल्कुल पाकिस्तान जाना नहीं बनता और इन हालात में तो पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो एक तरफ उनके दिल में चलने वाले ये कोई शुबहात होंगे आज, यानी कि जब लंदन बैठक हो रही होगी तो एक तरफ वो शकूक व शुबहात होंगे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के दिल और जहन में चल रहे होंगे, और दूसरी तरफ उनके सामने इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस रिलीज पड़ी होगी। तो अगेन वो मखमसे का शिकार हो जाएंगे और वो मखमसे का शिकार होकर सोचेंगे कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे रहा है तो जाना तो चाहिए, दूसरी तरफ नैब पकड़ धकड़ कर रहा है नहीं जाना चाहिए, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यही बहस आज लंदन में हो रही होगी। जाना फ़ायदेमंद है क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं जाना चाहिए क्योंकि नैब की पकड़ धकड़ हो रही है, नैब की पकड़ धकड़ हो रही है तो फिर इलेक्शन तो नहीं होते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों ऐलान किया है, ये झांसा भी हो सकता है, ये ट्रैप भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज लंदन में डिस्कस होंगी आज की इस प्रेस रिलीज को लेकर। तो मेरे नज़दीक ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या आज का जो इलेक्शन कमीशन का ऐलान है ये लंदन बैठक को जो है वो उस पर असरअंदाज होगा। मैं ये नहीं कहता कि लंदन बैठक पर और आज के इस मुमकिना फैसले पर जो भी होना है उस फैसले पर असरअंदाज होने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से आज की जो बैठक है उसकी फैसला साजी में पर असर पड़ेगा। तो देखें अब वो फैसला क्या करते हैं, लेकिन फैसले पर असर तो बहरहाल पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरे मौजू पर अब मैं आता हूँ और वो ये है कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कल परसों ऐलान किया नवाज शरीफ ने कि इनको माफ़ करना कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि इन्होंने बड़ा जुल्म किया और इन्होंने जो है वो कौम के साथ बड़ी ज़्यादती की है, इनके जराइम को माफ़ नहीं किया जा सकता। हमने इस पर भी तफसील से बात की थी, लेकिन अब इसमें एक ख़बर दी है नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में फरमाया है कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाने के लिए नवाज शरीफ ने पहले उनके ससुर से मिलकर डील की कि ठीक है मैं जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगा देता हूं, लेकिन आर्मी चीफ लगाने के बाद मेरी कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि DGISI को हटाया जाए और दूसरी शर्त यह है कि उनकी जगह नवीद मुख्तार जो कि कोर कमांडर कराची हैं उनको जो है वो आर्मी चीफ लगाया जाए, DGISI लगाया जाए। तो ये शर्त रखी। अब वो नवाज शरीफ जो शर्तें रखकर रात के अंधेरों में मुलाकातें करके और डीलें करके जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाकर लाए, वो आज किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं और आज किस मुंह से कहते हैं कि जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ और जनरल बाजवा ने जो है वो जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा। किस मुंह से ये बात करते हैं भाई? जहां आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर ये एक आइनी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है या अपॉइंटमेंट होती है तो वहां पर आइनी तकाज़ों के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये शराइत लगाकर आर्मी चीफ बनाना, ससुर से मिलकर आर्मी चीफ बनाना, ऐसे ही आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बनाया था आर्मी चीफ। रात के अंधेरों में मुलाकातें करके और एश्योरेंसेस लेकर आर्मी चीफ बनाना कि अपना बंदा हो,
सोसा साहब से मिलके जी मेरा अपना यानी मेक श्योर करने की कोशिश की जनरल बाजवा मेरा अपना बंदा हो, DGISI जनरल रिजवान काबिल कबूल नहीं है, मेरा अपना बंदा हो। तो जब आप अफसर अपनी मर्जी के लगाने की कोशिश करते हैं मेरिट से हटकर, मेरिट को यानी अगर फर्ज करें जनरल बाजवा का सोसा इस बात की डील को ना मानते और जनरल बाजवा इस डील को ना मानते, तो फिर आप जनरल बाजवा को आर्मी चीफ ना लगाते, फिर आप किसी और को लगा देते। इसका मतलब आपके पेश नज़र मेरिट नहीं है, आपके पेश नज़र कुछ और पॉइंट्स होते हैं आर्मी चीफ लगाने के लिए कि ये पॉइंट्स अगर हैं, वरना तो जनरल अली कुली खान बहुत कॉम्पिटेंट थे। जनरल अली कुली खान से ज़्यादा उस वक्त फौज में कोई कॉम्पिटेंट नहीं था जिनको आर्मी चीफ लगाना चाहिए था, लेकिन आपने परवेज़ मुशर्रफ को लगाया क्योंकि आपको एश्योरेंसेस दी गई थी कि ये अपना बंदा है, इसको आर्मी चीफ लगाया जाए। तो जब आपको एश्योरेंसेस मिल जाती हैं, आप आर्मी चीफ लगा देते हैं, मेरिट का आप ख्याल नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम जो है वो नवाज शरीफ का है, जब जब उन्होंने आर्मी चीफ लगाया है उसमें उन्होंने गलतियां की हैं। आज वो कहते हैं कि जनरल बाजवा से कौम का हिसाब को, भाई जनरल बाजवा से अगर हिसाब होना है तो हिसाब आपका भी होना है कि आपने रातों को डीलें करके क्यों आर्मी चीफ लगाया, भाई इतनी अहम अपॉइंटमेंट आपने इस तरीके से क्यों की। तो अगर ये एहतसाब होना चाहिए जनरल बाजवा को, तो एहतसाब नवाज शरीफ का क्यों नहीं होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए कि उन्होंने भी एक आईनी अपॉइंटमेंट जो है उसने मुज़हिका खेज़ अंदाज से की, और एक दफ़ा नहीं, जब जब उनको मौका मिला उन्होंने इसी तरह से किया। परवेज़ मुशर्रफ का मामला भी जो है वो इसी तरह से हुआ था। तो ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को इन बुनियादी सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं आपकी तफन्नुन तबाह के लिए एक छोटा सा क्लिप 30-35 सेकंड का आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके तफन्नुन तबाह के लिए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए। एक लीडर पैदा हुए हैं, उनका नाम होता है जनाब राजा रियाज। ये राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने वो लंदन से तशरीफ़ ला रहे हैं नवाज शरीफ से पहले, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने से पहले मेरा इस्तकबाल करो और आओ फलां जगह पर। नवाज शरीफ का इस्तकबाल तो होना या नहीं होना, लेकिन मैंने अब चूंकि नून लीग ज्वाइन कर लिया तो मेरा इस्तकबाल होना चाहिए। सुने हमारे राजा रियाज साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। भाई क्या हाल है भाई, जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने लंदन में मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करके नून लीग को ज्वाइन किया है, और अब मैं लंदन से इतवार वाले दिन 4:30 बजे फैसलाबाद सरगोदा रोड मोटरवे इंटरचेंज पे आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि भरपूर तरीके से दोस्तों साथियों को लेके 4:30 कमालपुर इंटरचेंज पे जरूर तशरीफ लाएं। बहुत मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया भाई। जैसा कि आपको पता है कि मैं आ रहा हूँ लंदन से सीधा सरगोदा रोड, तो लंदन से बंदा लाहौर एयरपोर्ट उतरता है, लेकिन लंदन से वो आ रहे हैं सीधा सरगोदा रोड। वहाँ कहते हैं भाई आके मेरा इस्तकबाल करें और बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं नून लीग को ज्वाइन करके मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के आ रहा हूँ, तो इसलिए जो है वो मेरा इस्तकबाल करें। बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है अब्बास ताबिश साहब का, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि तुझसे मिल के लौटा तो क्या देखता हूँ कि शहर का शहर मुझे देखने आया हुआ है। अगर मैं पहला मिसरा गलत नहीं कर रहा तो उन्होंने कहा कि तुझसे मिल के लौटा तो क्या देखता हूँ कि शहर का शहर मुझे देखने आया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे मिल के आ रहा हूँ। तो राजा रियाज साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब से मिल के आ रहे हैं, तो इसलिए राजा रियाज साहब का इस्तकबाल करना ज़रूरी हो गया है। इजाज़त दीजिए।